नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अव्यय प्रकरण को काफी विस्तार से समझेंगे, तो फिर बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये अव्यय होता क्या है। तो ये अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अ जोर व्यय। अ का मतलब होता है नहीं तथा व्यय का मतलब होता है खर्च होना, यानी कि जो खर्च नहीं होता हो उसे ही हम अव्यय कहते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि आपके पास 100 रुपए है, आप इस 100 रुपए में से 20 रुपए का दूध खरीदा। अब आपके पास 80 रुपए बच जाएंगे। फिर आपने 80 में से 10 रुपए का चीनी खरीदा। अब आपके पास 70 रुपए बच जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 100 रुपए है, पर जितनी बार हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं उतनी बार हमारे पैसे बदल रहे हैं। पहले हमारे पास 100 रुपए था, फिर हमने 20 रुपए का दूध खरीदा, तो ये 100 रुपए 80 रुपए में बदल गया। फिर हमने 10 रुपए का चीनी खरीदा, अब ये 80 रुपए 70 रुपए में बदल गया। यानी कि ये 100 रुपए बार बार बदल रहे हैं, तो हम इन्हें अव्यय नहीं कहेंगे क्योंकि ये व्यय हो रहा है। अव्यय हम तब कहेंगे जब हम 100 रुपए में से दूध भी खरीदेंगे और चीनी भी, फिर भी हमारा 100 रुपए ही रहेगा। आइए इसे हम वाक्य के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ 4 वाक्य है। अब इन चारों वाक्यों को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। पहला वाक्य है राम देर तक पढ़ता है, तो इसका संस्कृत लिखेंगे रामः देर तक के लिए चीरम पढ़ता है पठती। दूसरा वाक्य है सीता देर तक पढ़ती है, इसका संस्कृत लिखेंगे सीता के लिए सीता, देर तक के लिए चीरम, पढ़ती है इसके लिए पठती। फिर तीसरा वाक्य है तुम देर तक पढ़ते हो, तुम के लिए क्या लिखेंगे तुम, देर तक के लिए चीरम, पढ़ते हो पठसी। फिर चौथा वाक्य है तुम लोग देर तक पढ़ते हो, तुम लोग बहुवचन में है तो लिखेंगे यूयम, देर तक के लिए चीरम, पढ़ते हो बहुवचन में है तो क्या लिखेंगे पठथ। अब इन चारों वाक्यों में हमने क्या देखा इसे समझिए। पहला वाक्य है राम देर तक पढ़ता है, दूसरा वाक्य है सीता देर तक पढ़ती है, यानी कि इन दोनों में लिंग का फर्क है। पहला वाक्य है राम देर तक पढ़ता है, ये पुल्लिंग है, और दूसरा वाक्य है सीता देर तक पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग है। तो इन दोनों वाक्यों में सिर्फ लिंग का फर्क है। तो इन दोनों वाक्यों में हमने क्या देखा, राम देर तक पढ़ता है रामः चीरम पढ़ती, सीता देर तक पढ़ती है सीता चीरम पढ़ती। इन दोनों वाक्यों में हमने देखा कि वाक्य जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला तो इस चीरम शब्द में देर तक में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चीरम का चीरम ही रह गया। फिर दूसरा वाक्य तथा तीसरा वाक्यों में हमने क्या देखा, तो दूसरा वाक्य है सीता देर तक पढ़ती है और तीसरा वाक्य है तुम देर तक पढ़ते हो। इन दोनों में पुरुष का फर्क आ गया। पहला वाक्य है प्रथम पुरुष का सीता देर तक पढ़ती है, और दूसरा वाक्य हो गया मध्यम पुरुष का कि तुम देर तक पढ़ते हो। तो सीता चीरम पढ़ती और तुम के लिए तुम देर तक के लिए चीरम पढ़ते हो पठसी। इन दोनों वाक्यों में हमने देखा कि जब पुरुष बदला, यानी कि प्रथम पुरुष से वाक्य मध्यम पुरुष में बदलता है तो भी इस चीरम शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वाक्य प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष में बदल गया, फिर भी इस देर तक में चीरम शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तीसरा वाक्य तथा चौथा वाक्य में हमने क्या देखा, तो तीसरा वाक्य है तुम देर तक पढ़ते हो और चौथा वाक्य है तुम लोग देर तक पढ़ते हो। दोनों वाक्य मध्यम पुरुष का ही है, लेकिन तुम देर तक पढ़ते हो ये मध्यम पुरुष का एक वचन में है और तुम लोग देर तक पढ़ते हो ये मध्यम पुरुष का
का बहुवचन में है, यानी कि तीसरा वाक्य तथा चौथा वाक्य में वचन का फर्क है। तीसरा वाक्य मध्यम पुरुष का एक वचन में है और चौथा वाक्य मध्यम पुरुष का बहुवचन में है। इन दोनों वाक्यों में भी हम देख रहे हैं कि वाक्य जब एक वचन से बहुवचन में आ गया तो पाठसी के स्थान पर पाठथा हो गया और तुम के स्थान पर यहाँ त्वम है और यहाँ तुम लोग जब बहुवचन में आ गया तो यूयम हो गया। लेकिन इस चीरम शब्द टस से मस नहीं हो रहा है, ये चीरम का चीरम ही रह गया। तो ऐसे ही शब्दों को हम अव्यय कहेंगे। यहाँ हमने देखा कि ये चीरम शब्द लिंग के बदलने पर, पुरुष के बदलने पर तथा वचन के बदलने पर भी इन चीरम शब्द में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ही शब्द को हम अव्यय कहते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा कि हमारे पास 100 रुपए है, इसमें से हमने 20 रुपए खर्च किया तो 80 बच गया, फिर हमने 10 रुपए खर्च किया तो 70 बच गया। यानी कि जब हम पैसे को व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पैसों में परिवर्तन आ रहा है, बदल रहा है। इसी प्रकार से हम लिंग के स्थान पर 20 रखते हैं, पुरुष के स्थान पर 10 रखते हैं, यानी कि वाक्यों को हम लिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर पुरुष में कन्वर्ट करते हैं, फिर भी इस चीरम शब्द में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये चीरम का चीरम ही रह रहा है। यहाँ हम 20 रुपए 10 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 100 से 80 हो रहा है, 80 से 70 हो रहा है, तो इसे हम अव्यय नहीं कहेंगे क्योंकि ये व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। लेकिन यहाँ वाक्यों को जब हम लिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर पुरुष में कन्वर्ट करते हैं, फिर भी इस चीरम शब्द में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे ही शब्द को हम अव्यय कहेंगे। तो हम अव्यय का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि वे शब्द जिनके रूपों में लिंग, पुरुष तथा वचन इन तीनों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। आइए इसे हम लिखते हैं। तो हम अव्यय का परिभाषा लिख सकते हैं कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन एवं पुरुष किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ये चीरम शब्द है, इस चीरम शब्द के रूप में लिंग, पुरुष तथा वचन इन तीनों के बदलने पर भी ये चीरम का चीरम ही रह गया। इन चीरम शब्द के रूप में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। तो यहाँ हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन एवं पुरुष किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अब दोस्तों, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। वैसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। फिर दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। वैसे अव्यय जो एक वाक्यों को दूसरे वाक्यों से जोड़ता हो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर तीसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय। वैसे अव्यय जो मन के भावों को प्रकट करता हो, सुख, दुख, घृणा, क्रोध, हर्ष, उसे हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर चौथा उपसर्ग है, इसे तो आप जानते ही हैं। फिर पांचवा चादी है, जिसे हिंदी में निपात भी कहते हैं। चादी, च जोर आदि, यानी कि जिस प्रकार से च मतलब क्या होता है? और। च मतलब और, तो च, किंतु, परंतु, इसे हम क्या कहेंगे? चादी। इसे हिंदी में निपात भी कहते हैं। इसे चादी लिखकर समझाया गया है कि जिस प्रकार से च है इसी प्रकार से आदि और भी, च, किंतु, परंतु और भी, चादी। आइए अब हम इन पांचों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय। इसे तो आप पहले से ही जानते होंगे कि वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह करता है और चलना क्रिया है, और इस चलना क्रिया का विशेषता बताया जा रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा?
क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो इस धीरे धीरे को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। तो इसका संस्कृत लिखेंगे वह के लिए सह, धीरे धीरे का संस्कृत होता है सनह सनह, चलता है इसके लिए चलती। अगर हम यहाँ वह के स्थान पर वह लोग लिख दें, उन लोग लिख दें, तो भी यहाँ सनह सनह ही रहेगा। यदि यहाँ मैं लिखूँ कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, अहम सनह सनह चलामी। यदि हम लोग धीरे धीरे चलते हैं तो आवाम सनह सनह चलामह, यानी कि कर्ता बदलता जाएगा और क्रिया बदलता जाएगा, लेकिन इस धीरे धीरे शब्द नहीं बदलेगा, क्योंकि यह अव्यय है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है, तो यह नहीं बदलेगा। कर्ता बदलता जाएगा और क्रिया बदलता जाएगा, और यहाँ धीरे धीरे के स्थान पर सनह सनह ही रहेगा, तो इसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है कि मैं अचानक गिर गया। यहाँ भी गिरना क्या है, क्रिया है। इस गिरना क्रिया है और इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि अचानक गिर गया, अचानक। तो इस अचानक को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। मैं के लिए अहम लिखेंगे, अचानक के लिए सह सह, गिर गया, गिरना पत धातु है, इसका रूप चलता है पतति पतत पतंती, लेकिन यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में है अहम, तो हम लिखेंगे पतामी। मैं अचानक गिर गया, अहम सह सह पतामी। यदि हम यहाँ पर लिख दें कि हम लोग अचानक गिर गए, बहुवचन में कर दें, तब क्या हो जाएगा, आवाम सह सह पतामह, यानी कि कर्ता बदलता जाएगा और क्रिया बदलता जाएगा, लेकिन यहाँ अचानक शब्द नहीं बदलेगा, यहाँ सहसा ही रहेगा। तो इस सहसा को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। चलिए इसी प्रकार से इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देखते हैं। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जैसे जोर से, उच्चैः, सुबह, प्रातः, बार बार, पुनः पुनः, देर तक, चिरम, थोड़ा, ईसत, बाहर, वही, निकट, निक्सा, बेकार, वृथा, बीच में, अंतरा, के बिना, अंतरेण, आवश्य, नूनम, निश्चय, खलु, ठीक, सुष्ठु, दिन में, दीवा, रात में, रात्रौ, शाम में, सायं, आने वाला कल, स्व, बीता हुआ कल, हय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि वह अव्यय जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तुम आओ अथवा मैं जा रहा हूँ। यहाँ दो वाक्य है, एक है तुम आओ, दूसरा है मैं जा रहा हूँ। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो अथवा करता है। तुम आओ अथवा मैं जा रहा हूँ, तो इस अथवा को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, क्योंकि यह अथवा शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तुम आओ, मैं जा रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा है। तब तीसरा वाक्य बना रहा है कि तुम आओ अथवा मैं जा रहा हूँ, तो इस अथवा शब्द को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। इसका संस्कृत क्या लिखेंगे, तुम के लिए त्वम, आओ लोट लकार अनुज्ञा अर्थ है, तो क्या लिखेंगे, आगच्छ, आगच्छ। अथवा के लिए बा, मैं के लिए अहम, जा रहा हूँ, गच्छामि। तुम आओ अथवा मैं जा रहा हूँ, त्वम आगच्छ, बा अहम गच्छामि। चलिए इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कि जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ भी दो वाक्य है, जब तक नहीं पढ़ोगे भोजन नहीं मिलेगा। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो यहाँ तब तक है, तो इस तब तक को हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। चलिए तो इसका संस्कृत लिखेंगे, जब तक के लिए क्या, यावत, नहीं के लिए न, पढ़ोगे, लृट लकार भविष्यत काल है, क्या हो जाएगा, पठिष्यसि। तब तक, तावत, भोजन के लिए भोजनम, नहीं के लिए न, मिलेगा, लिरिट लकार भविष्यत काल है, क्या हो जाएगा, मिलिष्यसि। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा। यावत न पठिष्यसि तावत भोजनम न मिलिष्यसि, तो यहाँ तब तक क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। इस तब तक के लिए संस्कृत क्या लिखते हैं, तावत लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब तीसरा अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय,
यानी कि वह अव्यय जो मन के भावों को प्रकट करता हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब मन के भावों को प्रकट कर रहा है तो मन में अनेक भाव होते हैं, तो इसके अंतर्गत हर्ष का भी भाव हो सकता है, शोक का भी भाव हो सकता है, आश्चर्य का भी भाव हो सकता है, करुणा या फिर दुख का भी भाव हो सकता है। जैसे ओह तुम कीचड़ में गिर गए, यहाँ ओह क्या हो जाएगा, तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। यहाँ दुख का भाव हो रहा है कि ओह तुम कीचड़ में गिर गए, यहाँ ओह विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा क्योंकि दुख को प्रकट कर रहा है। तो ओह के लिए संस्कृत क्या लिखेंगे, आह। तुम के लिए तुम, कीचड़ में पंके गिर गए भूतकालिक क्रियाएं क्या लिखेंगे, अपतत। ओह तुम कीचड़ में गिर गए, आह तुम पंके अपतत। तो यहाँ ओह क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है धिक्कार हो तुम्हें, यहाँ पे दुख का भाव है, दुख के कारण ही बोल रहा है कि धिक्कार हो तुम्हें। धिक्कार के लिए धिक लिखेंगे, हो तुम्हें इसके लिए त्वाम, यहाँ टाइप गलत हो गया, त्वाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धिक त्वाम। धिक्कार हो तुम्हें, धिक त्वाम। यहाँ विस्मयादि बोधक क्या हो जाएगा, धिक्कार, क्योंकि दुख के कारण बोल रहा है, दुत्साह हो रहा है कि धिक्कार हो तुम्हें। चलिए आगे समझिए। आगे अब चौथा है उपसर्ग। इसे भी आप पहले से ही जानते होंगे कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे वह आता है, सह आगच्छति। गम मतलब क्या होता है, जाना। गच्छति मतलब गम का गच्छ आदेश होता है, इसका रूप चलता है गच्छति। गच्छति मतलब होता है जाना। जब इसमें छोटी सी आ उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया, आगच्छति। तो इसी आगच्छति उपसर्ग के कारण इसे यह अव्यय हो गया। अब यह अव्यय में बदल गया। वह आता है तो भी क्या हो जाएगा, सह आगच्छति। अगर लिखेंगे वह लोग आते हैं तो क्या हो जाएगा, सहतौ ते, तो यहाँ ते लिखेंगे और यहाँ आगच्छन्ति, ये गच्छति से बदलकर गच्छन्ति हो जाएगा, लेकिन आगच्छन्ति आ नहीं बदलेगा। यदि लिखूंगा कि मैं आता हूँ तो हम आगच्छामि, यहाँ गच्छति से गच्छामि तो हो जाएगा लेकिन आगच्छामि, यहाँ आ नहीं बदलेगा, तो यह आ क्या हो जाएगा, अव्यय। इस यह आ तो उपसर्ग है लेकिन आ के जुड़ने के कारण यह पूरा क्या हो गया, अव्यय हो गया। यदि यहाँ लिखूं कि तुम आते हो तो क्या हो जाएगा, त्वम आगच्छसि। यहाँ गच्छति के स्थान पर गच्छसि तो हो जाएगा लेकिन आ सब में जुड़ा ही रहेगा, तो यह उपसर्ग छोटी उपसर्ग आ के कारण यह अव्यय हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है वह अनुभव करता है। वह के लिए सह अनुभव करता है, अनुभवती। यहाँ भवती भू धातु है, भवती भवता भवंती, लेकिन इसमें छोटी सी उपसर्ग अनु जुड़ गया तो भवती से यहाँ क्या हो गया, अनुभव करता है। यहाँ अनु उपसर्ग के जुड़ने कारण यहाँ अनुभव क्या हो जाएगा, उपसर्ग पूरा अव्यय हो जाएगा, एक अव्यय बन गया अनु उपसर्ग के जुड़ने के कारण। यदि यहाँ मैं लिखता हूँ मैं अनुभव करता हूँ, हो जाएगा अहम अनुभवामि, मतलब भवती से भवामी तो हो जाएगा लेकिन अनु उपसर्ग नहीं बदलेगा, अनु सबके साथ रहेगा, चाहे लिंग बदलो, पुरुष बदलो या फिर वचन बदलो। इसी अनु उपसर्ग के कारण यह अव्यय हो गया, इसलिए इस उपसर्ग को भी अव्यय कहा गया है। अब दोस्तों संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, इसे आप एक बार याद कर लो। वे होते हैं प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ये टोटल 22 उपसर्ग हैं। फिर से देखिए प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब दोस्तों पांचवा अव्यय है चादी। इसे हिंदी में निपात भी कहते हैं। ये है वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है, निपात या फिर चादी कहा जाता है। जैसे उदाहरण से देखिए, राम आया और सीता चली गई। राम के लिए राम आया, आगतः, और को हम एक शब्द पीछे लिखते हैं और के बाद वाले शब्द को हम पहले लाते हैं। सीता को पहले लाएंगे, अब और को लिखेंगे। और का संस्कृत क्या होता है, च।
चली गई, भूतकालिक क्रिया है अगच्छत। राम आया और सीता चली गई, रामः आगतः सीता च अगच्छत। यहाँ कहता है वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर, यहाँ च क्या है, अव्यय है जो सीता शब्द के बाद लग गया है पहले लेकिन लगा बाद में, और इसके अर्थ पर विशेष बल देता है। राम आया और सीता चली गई, लगा एक शब्द बाद ना, और विशेष बल देता है कि राम आया सीता चली गई, रामः आगतः सीता च अगच्छत। इसी प्रकार से चादी अव्यय के कुछ और उदाहरण है, जैसे च मतलब तो और होता ही है, खलु मतलब अवश्य, ही मतलब भी अवश्य ही होता है, तू मतलब किंतु, ये सभी चादी अव्यय है जिसे हिंदी में निपात भी कहते हैं। आइए अब हम संस्कृत के उन महत्वपूर्ण अव्ययों को जानते हैं जिसके बिना संस्कृत को समझना बहुत ही कठिन है। जैसे कि अचानक, यह एक अव्यय शब्द है, इसके लिए संस्कृत लिखेंगे अकस्मात। फिर है शीघ्र यानी कि जल्दी, संस्कृत लिखेंगे अचिरात। फिर अतः, इसके लिए संस्कृत भी अतः ही लिखेंगे। फिर बार बार, इसके लिए अस्कृत। यहाँ अत्र, शीघ्र अहनाय, शीघ्र के लिए अहनाय भी लिख सकते हैं और अचिरात भी लिख सकते हैं। या अथवा भी अपि हे अये के लिए अर्थे, अतीव अति, अहो अहो, हाँ तो क्या, अथ किम, नजदीक आरात, सामने अग्रे, तत्काल अंजसा, और अभी हे अरे, इसके बाद अतः परम, हाय अहह। इसी प्रकार से आगे फिर इसके बाद अथ भी लिख सकते हैं, अतः परम भी और अथ भी। आह, आह भी आह लिखेंगे। आज अद्य, यहाँ से इतः, आज भी, अद्यापि, इधर उधर, इतस्ततः, नीचे, अधस्तात, इस समय, इदानीम, अभी, अधुना एव, थोड़ा, ईसत, बिना अंतरेण, ऊपर, ऊपरी, दूसरे दिन, अन्य द्वे, बिना रीते, एक समय, एकदा, किंतु, तू, इस साल, एसमः, दिन में, दीवा, कब, कदा, शीघ्र, दराक। चलिए फिर आगे है किंतु, किंतु, कभी नहीं, न कदाचन, कहाँ से, कुतः, कहीं नहीं, न कुत्रापि, छोड़ दो, कृतम, कभी नहीं, न जातु, कहाँ, क्व, अवश्य, नूनम, देर तक, चीरम, किंतु, परम, यदि, चेत, चारों ओर, परितः, शीघ्र, झटिति, बाद में, पश्चात, वहाँ, तत्र, आगे, पूरः, आज से, अद्य प्रभृति, दूसरे दिन, इत्र द्वि, नीचे, अधः, इस प्रकार, इत्थम। फिर आगे है आज भी, अधुना अपि, यहाँ, ईह, बीच में, अंतरा, या उत, अन्यथा, अन्यथा, ऊपर, उधर, व, एक जगह, एकत्र, तब, तरही, इस प्रकार, एवं, तीन बार, त्रिह, किसी प्रकार, कथम अपि, संयोग बस, दैवात, इसका क्या कहना, किम पुन, नहीं, न, क्यों, किमीते, कुछ नहीं, न किंपि, कहीं भी, कुत्र अपि, अन्यथा, न चेत, एक एक करके, क्रमशः, या नु। फिर है आगे और, च, नहीं तो, नोचेत, देर से, चिरेन, गत वर्ष के पहले, परारी यानी कि पिछले वर्ष के पहले, परारी, मौन यानी कि चुपचाप, इसके लिए जोसम। फिर है दूसरे दिन, प्रेध्वे, तब, ततः, बार बार, पुनः पुनः, फिर भी, तथापि, वहाँ, यहाँ से आगे, इतः परम, आज ही, अद्य एव, ऐसा, इति, इस समय, अधुना, समान, इव, पीछे, अनु, जोर से, उच्च, दूसरा, अन्यत्र, ऊषा काल, ऊषा, दूसरे दिन, प्रेध्वे, तब, तदा। फिर है आगे एक एक करके, एक एक सह, मौन, तूष्णीम, कैसे, क्यों, कथम, सौभाग्य से, दिष्टया, कभी नहीं, कदाचित, छी, धिक, क्यों, किम, कभी नहीं, न कदापि, कहाँ, कुत्र, रात, नक्तम, के लिए, कृते, नजदीक, निक्सा, अवश्य, खलु, नहीं, नौ, काफी समय तक, चिराय, आगामी परसों, परस्वः, कभी, जातु, आगामी वर्ष, परूत, जैसा कि, तथा ही, फिर, पुनः।
वैसा तथा सामने पूरतः रे पहले पूर्वम या वा प्रत्युषा प्रत्युषसी में काल धीरे धीरे शनैः शनैः पहले ही प्रागेव आगामी कल यानी कि आने वाला कल स्व प्रायः प्रायशः सर्वदा ही सदैव खूब अधिक भृशम चारों ओर समन्तात नहीं माँ इस समय संप्रति पुनः मुह झूठ मृषा हमेशा सर्वदा जहाँ कहीं यतो यतः। फिर आगे साथ साकम जब यदा ठीक सुष्ठु तक यावत अवश्य ही पहले पूरा बाहर बही और प्रति बिना बिना व्यर्थ वृथा पहले प्राक मौन शांतम साधारणतः प्रायः सर्वदा सदा पुनः पुनः भूयो भूयः तत्काल सप्दी थोड़ा भी मानागपि उसी समय समम एव व्यर्थ मूढ़ा चारों ओर सर्वतः। फिर आगे सब तरह से सर्वथा क्योंकि यतः अचानक सहसा जैसे यथा सायं काल सायं यद्यपि यद्यपि हाय हा एकांत रह ठीक ही बरम गतकाल पूर्वेषु ठीक बाढ़म से प्रवृत्ति जबरदस्ती प्रसहय सदा शाश्वत सवेरे प्रातः एक बार सकृत द्वारा वसात तत्काल सद्यः हे भो साथ समम झूठ मिथ्या ठीक समय सम्यक की यत साथ सह जहाँ यत्र इसी समय संप्रतम यदि यदि उचित स्थाने एक समय युगपत एक साथ युगपत गतकाल हयः। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो अव्यय प्रकरण। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।